नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और हम फोकस कर रहे हैं बजट एक्सपेक्टेशंस पर, साथ ही स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे बातचीत। आज के शो की स्पेसिफिकली बात करें तो फोकस करेंगे बुलियन सेक्टर पर कि ये इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है एफएम से, क्या मांगे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बुलियन स्पेस के लिए इस बार के बजट से। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर हमने तेजी तो देखी लेकिन अब वो तेजी कहीं ना कहीं थमती हुई दिखाई दे रही है। तो क्यों उड़ रहा है बेस मेटल्स का रंग, यहाँ से कैसी चाल रह सकती है बेस मेटल्स की, इस पर करेंगे फोकस। और बात करेंगे ग्वारगम की, जहां पर प्राइसेस अंडर प्रेशर दिखाई दिए हैं। बजट एक्सपेक्टेशंस पर तो बातचीत करेंगे ही सेक्टर की, लेकिन यहां से आगे के फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इन सब पर बातचीत करने के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता और साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो बुलियंस के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। प्राइसेस पर तो बात करेंगे लेकिन पहले फोकस करते हैं बजट एक्सपेक्टेशंस पर। मिस्टर मेहता, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक्सपेक्टेशंस जानना चाहेंगे। हालांकि जो बजट 2024 रहा था, काफी कुछ बदलाव उस बार के बजट में किए गए थे। कंसीडरिंग कि ये फुल फ्लेजेड बजट होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बुलियंस के लिए स्पेशली? देखिए, बुलियन सेक्टर्स में हमारी एक सबसे बड़ी जो डिमांड है कि बुलियन का जो एक्सपोर्ट है वो अभी भी हो नहीं पाता है हमारे देश में से। तो बुलियन का एक्सपोर्ट की परमिशन मिलनी चाहिए गिफ्ट सिटी के थ्रू। और लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि जितना बुलियन के ऊपर वो ड्यूटी को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया जाए या कम से कम रखा जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के बाद उसे रिफंड लेने में दिक्कत होती है। और बीइंग एन इंटरनेशनल कमोडिटी तो उसमें प्राइसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। जो दूसरी सबसे बड़ी हमारी डिमांड है कि गोल्ड की तरह ही जो गोल्ड डोरे इंपोर्ट होते हैं जिससे बुलियन को रिफाइन बनाया जाता है रिफाइन करके, तो उसमें भी जो ड्यूटी है उसको जीरो कर देना चाहिए। साथ ही हम ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को एक एक्सचेंज के जरिए बुलियन का लैंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म, इक्विटी मार्केट में जिस प्रकार से हम शेयर का लैंडिंग बोरोइंग करते हैं उसी तरह से गोल्ड का भी लैंडिंग बोरोइंग अलाउ करना चाहिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके साथ हमारा ये कहना है कि गिफ्ट सिटी के अंदर एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब बनाना चाहिए। उस ज्वेलरी एक्सपोर्ट हब से जो ज्वेलरी की एक्सपोर्ट होगी, गोल्ड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट होगा उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी एफटीए के एग्रीमेंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री को लेकर उनको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो सारे एग्रीमेंट आज की तारीख में मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं। उसमें 0% ड्यूटी से माल आता है और जबकि जो जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं, जो जेन्युइन ज्वेलरी प्लेयर्स हैं, उनको ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके साथ ही साथ जो हमारी एक पुरानी डिमांड है ज्वेलरी जो ईजीआर की, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को लेकर, उसमें जीएसटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार जानती है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का ट्रेड जल्द से जल्द शुरू हो, लेकिन उसे जीएसटी से बाद रखा जाए, उसमें जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट न किया जाए, ताकि जो फाइनल कंज्यूमर है उसी पे उसमें जीएसटी लगना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि एक सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, ताकि हमें पिलर टू पोस्ट, क्योंकि आज हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सब जगह पर हमें घूमना पड़ता है। तो और साथ ही साथ गोल्ड रिसाइकलिंग को लेकर एक नई पॉलिसी आनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि लोगों को एनकरेज करना चाहिए गोल्ड को बेचने के लिए, और इसके लिए उसमें कैपिटल गेन का एग्जम्पशन यदि मिलता है तो लोग एनकरेज होंगे गोल्ड सेल करने के लिए, जिससे हमारा थोड़ा सा मुनाफा तो ये इनकम टैक्स का राजस्व तो कम होगा, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, आपने विश लिस्ट तो बताई मिस्टर मेहता। दो तीन चीजें और मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक तो विकसित भारत को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो लगातार ये डिमांड कर रही है कि एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए ताकि विकसित भारत का जो गोल है वो अचीव हो सके। कैसे प्रोग्रेस हुआ है ये सो फार, और इसको लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो विकसित भारत का पूरा जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें हमने देखा कि गोल्ड को कोई इम्पोर्टेंस, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो हम चाहते हैं कि उसमें गोल्ड के ऊपर भी सरकार उसके ऊपर समीक्षा करे, उसके ऊपर डिसीजन ले। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जो बजट एक्सपेक्टेशन है,
हमारी कंट्री में इतना जो ज्वेलरी का जो हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, जिसे हम आज भी प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटे लोग हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और अब डायमंड इंडस्ट्री के फॉल आउट के बाद ये बहुत जरूरी है कि सरकार पूरा अपना फोकस गोल्ड इंडस्ट्री की तरफ करे। और गोल्ड इंडस्ट्री में हमारे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हम चाहते हैं कि ये एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सरकार कॉन्सेंट्रेट करे। बुलियन का एक्सपोर्ट हो सकता है, जिस प्रकार से डायमंड में यहाँ पे रफ डायमंड आते थे, पॉलिश होके एक्सपोर्ट होते थे, उसी प्रकार यहाँ पर गोल्ड डोरे आ सकते हैं और रिफाइन होके हम बुलियन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हम पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड के हम लैंडिंग बोरोइंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं यदि सरकार ड्यूटी गोल्ड के ऊपर जीरो कर देती है। तो किसी भी कंट्री को ये बिटकॉइन की तरह हो सकता है, आपको कहीं भी कोई भी कंट्री से आप बोरो कर सकते हैं और कोई भी कंट्री को आप लेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि विकसित भारत डॉक्यूमेंट जो पूरा है उसमें गोल्ड को भी उतना ही महत्व सरकार देगी जितना दूसरी इंडस्ट्री को। अच्छा मिस्टर मेहता, आपने डायमंड सेक्टर के फॉल आउट की बात की। जो इंडस्ट्री की मीटिंग हुई बजट से पहले एफएम के साथ, क्या इस सेक्टर को लेकर भी कोई चर्चा हुई? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए जो डायमंड प्रमोशन कैंपेन है उसको को फंडिंग की बातचीत भी हो रही है। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस क्षेत्र में भी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रमोशनल कैंपेन से आप किसी इंटरनेशनल ट्रेड को चेंज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि लैब ग्रोन डायमंड ने लगभग 54% मार्केट रियल डायमंड का कैप्चर कर लिया है। तो उसे वापस रियल डायमंड की तरफ मूव करना ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो हमें दूसरी तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की तरफ करना चाहिए कंसंट्रेट, क्योंकि आज भी गोल्ड ज्वेलरी का कोई विकल्प ही नहीं है। और हमारे देश में जो हैंडमेड ज्वेलरी बनती है, जो हमारे कारीगर के पास जो डिजाइन्स हैं हैंडमेड ज्वेलरी की, वैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं बनती है। तो इसका हम लोग अभी तक पूरा एडवांटेज नहीं ले सके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पूरा इंटरनेशनल हब बन सकते हैं गिफ्ट सिटी में IIBX के जरिए। वहां पे एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट का प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो 365 दिन, जिस तरह से हम एक कन्वेंशन सेंटर बनाते हैं उसी तरह एक एक्सपोर्ट सेंटर बनना चाहिए और वहीं से बुलियन का एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम गिफ्ट सिटी के जरिए कर सकते हैं और उसी को हम एक बहुत बड़ा हब बना सकते हैं जो हमारी सारी एशियन कंट्री को उसका फायदा दे सके। अच्छा मिस्टर मेहता, अगर गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो क्या आउटलुक है? डॉलर इंडेक्स की मजबूती, यूएस की पॉलिसीज, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, फेड की पॉलिसी पहत क्या रहेगा, ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसेस को फर्दर यहाँ से ड्राइव करेंगे। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो आया वो स्लाइटली वीकर देन एक्सपेक्टेशंस रहा। वापस से फेड की स्टांस क्या रहेगा उसको लेकर असमंजस शुरू हो चुका है। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को और इसके बीच में प्राइसेस को? देखिए, मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने आने के पहले बहुत सारे अनाउंसमेंट करने शुरू कर दिए। जैसे आज ही उन्होंने कहा कि मैं एक एक्सटर्नल रिवेन्यू सर्विस बनाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा और सारे जो टैक्सेस हैं वो एक्सटर्नल रिवेन्यू सर्विस जो है वो एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट होगा जो कलेक्ट करेगा। तो ये सब तो होने वाला है और मुझे लगता है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो इनिशियली तो एक बार जरूर उसमें तेजी आएगी, लेकिन मैं 2025 में गोल्ड प्राइसेस को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस एक बार जरूर 3100 $3200 स्पॉट मार्केट में दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कम से कम उसमें मुझे लगता है कि $1000 तक का, 900 से $1000 तक का उसमें फॉल आ सकता है। बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि जो पूरा ये जितनी भी जो ट्रम्प की पॉलिसी होगी, जो अमेरिकन पॉलिसी होगी, मुझे लगता है कि फिलहाल उस किसी भी पॉलिसी में गोल्ड को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। जब तक गोल्ड को महत्व नहीं मिलता तो गोल्ड में बुलिश रहना मुझे ठीक नहीं लगता। स्टार्टिंग में जरूर, क्योंकि उनको सारी चीजें वो जो चाहते हैं वो अचीव करने के लिए 5-6 महीने 8 महीने लग सकते हैं, तब तक ही गोल्ड बुलिश रहेगा। उसके बाद गोल्ड में एक गिरावट आना स्वाभाविक ही है। ओके, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मेहता प्राइसेस पर आउटलुक देने के लिए और साथ ही साथ अपने व्यूज बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अमित खरे और अनुज गुप्ता भी बने हुए हैं। अनुज, पहले तो आप बताइए क्या स्ट्रैटेजीज आपने आइडेंटिफाई किए हैं, स्पेशली गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी?
गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए, गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल फॉर्म में होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस गोल्ड यहाँ पे फेस करता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट $2680 तक हमने गोल्ड के भाव आते हुए देखे थे। हमें लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि बिकवाली के साथ इंट्राडे में ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 110 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो गोल्ड में करीबन 78,470 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 78,735 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 78,080 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि इंट्राडे में थोड़ी बिकवाली आ सकती है, भावों में एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके। एक राय कच्चे तेल पर और बेस मेटल्स पर भी लेंगे। पहले ऑयल पर एक राय ले लेते हैं। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट्स में $80-81 के आसपास होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि सॉफ्ट डिमांड आउटलुक तो है ही, लेकिन रशियन सैंक्शंस इंपैक्ट की वजह से प्राइसेस को कंसिस्टेंट सपोर्ट मिला भी है। अमित, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल को इन लेवल से? इसका दीपाली, कच्चे तेल में हमने देखा घरेलू बाजार में एक अच्छी रैली जो है 5800 की कीमतों से देखने को मिली। लगभग 1100 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी देखी गई। अब जिस तरीके से कल इसने कैंडल बनाया है, वो एक मुनाफा वसूली की कैंडल नजर आ रही है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। अगर लेवल के लिहाज से देखा जाए तो जनवरी वायदा 6750 6760 के आसपास एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 6820 का स्टॉप लॉस लेके चले। नीचे में मेरे को लग रहा है जनवरी वायदा 6600 के आसपास जो है एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। ओके। अनुज, नेचुरल गैस पर क्या राय है? डिप्स पे लेना चाहिए क्या? देखिए, नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो एनर्जी में सबसे पॉजिटिव काउंटर देखने को मिला है। और जो अभी वेदर सिचुएशन है और जिस तरीके टैरिफ लगे हैं, उससे लग रहा है कि नेचुरल गैस को काफी बेनिफिट हो सकता है। तो नेचुरल गैस अभी भी पॉजिटिव बायस में है। करीबन 332 333 के आसपास। इस करंट रेट से 2 से 3 रुपए अगर भाव गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 329 पे लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 345 तक देखा जा सकता है। तो नेचुरल गैस हमें अभी भी लगता है बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट रहेगा। ओके। अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर आज के सेशन में दबाव देखने को मिल रहा है और एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक आधा से 1.5% तक नीचे है। ज्यादा कमजोरी जिंक में देखने को मिल रही है, जो कि अब 1.5% नीचे कर रहा है कारोबार। अनुज, पूरे ही बेस मेटल पैक पर पहले तो आउटलुक क्या है आपका? जो तेजी हमने देखी है उसके बाद जो प्राइसेस थोड़ा हल्का हो रहे हैं, डिप्स पे लेने का मौका है या थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है? कैसे देखते हैं आप ओवरऑल पूरे पैक को? देखिए, ओवरऑल पैक में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम था, बट हमने 1 जनवरी से हमने देखा था कि पॉजिटिव ट्रेंड पूरे ही बेस मेटल में था। हमें लगता है कि अभी भी मार्केट थोड़ा साइडवेज है, जहां पर आपको दोनों साइड की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। लेट्स से अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक हमें लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिंक में करीबन 271.50 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 274 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 267 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप देखेंगे कॉपर में, तो कॉपर में अच्छी खासी हमने बढ़त बनते हुए देखी थी। करीबन 825 के आसपास अभी कॉपर चल रहा है और हमने देखा है कि काफी अच्छी रैली कॉपर में रही है। तो कॉपर में अगर थोड़ा सा डिप्स मिलते हैं 820 के आसपास, तो वहां पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 816 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 829 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर में हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, जबकि जिंक के अंदर बिकवाली के साथ ट्रेड देखा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज बेस मेटल्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे ग्वार पैक की स्पेशली। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर पुखराज चोपड़ा बने रहेंगे, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट, उनसे भी करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंड अप, और अब बात करेंगे हम सबसे पहले ग्वार पैक की। दरअसल एनसीडीएक्स पर ग्वार पैक में लगातार दूसरे महीने तेजी देखने को मिली है, लेकिन बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कि आगे शायद गिरावट देखने को मिलेगी। क्या है कारण जो ये मूव आया है तेजी का, इसके पीछे क्या वजह है, और साथ ही साथ ग्वार इंडस्ट्री बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ बने हुए। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो रिसेंटली तेजी हमने बनते हुए देखी है, उसके पीछे आपके हिसाब से क्या क्या कारण है? क्या कच्चे तेल में जो स्पर्ट रहा है उससे सपोर्ट मिला है प्राइसेस को, डिमांड बेटर हुई है, या फिर जो स्पेक्युलेटर्स हैं वो होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं? एग्जैक्टली वजह क्या है जो मोमेंटम हमने देखा है रिसेंटली ग्वार पैक में? नमस्ते दीपाली जी। देखिए, आपने एक साथ कई सारे सवाल पूछे हैं, मैं एक साथ सारों का जवाब दे देता हूँ। ये जो अभी इन दिनों जो ग्वार में तेजी आई है, वो है अराइवल का शॉर्ट होना और डिमांड का लगातार बढ़ना। डिमांड बढ़ी है, अराइवल शॉर्ट हुई है, ये तेजी का कारण है। जहां तक बात है क्रूड की और डॉलर की, क्रूड के साथ इसको बढ़ना चाहिए था, डॉलर के साथ भी इसको बढ़ना चाहिए था, क्योंकि डॉलर बढ़ा है और 90% की निर्यात होती है।
उसका असर अभी तक बाजार में देखने को नहीं मिला है। जो संभावना तेजी की है उस संभावना का कुछ भी अभी नहीं बढ़ा। ये 100-200 रुपए बढ़ना घटना तो फ्यूचर में जो तेजी मंदी आती है, लेवाल बिकवाल लेते हैं, वो मार्केट है, वो अपना रिएक्ट करता रहता है। यदि फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो अभी इसके ग्वार के भाव 5700-5800 रुपए के आसपास होने चाहिए। इसलिए ये नहीं कह सकते कि अभी बाजार बढ़ा हुआ है। रही बात जो अराइवल है, अभी 15-16 हजार बोरी की चल रही है। मान लीजिए मौसम खराब है तो ये 17-18 हजार बोरी की, मौसम ठीक होने से 17-18 हजार बोरी की हो सकती है। तो उसके सामने ट्रेसिंग 30 हजार बोरी की है। तो स्टॉक में से ही इसको निकल के आना पड़ेगा, और स्टॉक में से तभी निकलेगा जब भाव बढ़ेंगे। क्योंकि जिन भावों पे लोगों ने अभी स्टॉक किया है वो उसी भावों पे तो निकालने वाले नहीं है। वो निश्चित रूप से मुनाफा देखेंगे। दीपाली जी, जो पहले अक्टूबर नवंबर में जो डिमांड थी उसके अंदर दिसंबर में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है। लगभग दिसंबर में 35,000 टन ग्वार गम का निर्यात हुआ है, जो 27-28 हजार टन का औसत चलता है। तो ये सारी बातें तेजी की तरफ ले जाती है, और सारी संभावनाएं तेजी की है। बस इसमें तेजी आ नहीं रही है, और प्रश्नवाचक चिन्ह सिर्फ यही लगा हुआ है कि तेजी आएगी कब। दीपाली जी, तो ये बताइए, जो ये रिपोर्ट्स हैं या जो ये मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि भाव नीचे आएंगे, नीचे आने के तो फिर कोई फंडामेंटल्स फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा अराइवल्स कम है, डिमांड काफी अच्छी दिखाई दे रही है। जी, जो व्यक्ति ये बता रहा है कि नीचे आने की संभावना है, वो एक भी लॉजिक नहीं बता सकता। तेजी के मैं 20 लॉजिक बता देता हूँ। आपका डॉलर बढ़ा है, 86 रुपए से ऊपर डॉलर चला गया है। इसका सीधा लाभ ग्वारगम के निर्यातक को मिलता है, उसका अभी तक रिएक्शन नहीं दिखा है। दूसरा, जो हमास इजराइल की जो वार चल रही है उसमें भी शांति आने के आसार बने हैं। तीसरा, जो डिमांड बढ़ी है, निश्चित रूप से वो डिमांड ये बताती है कि इसकी मांग आने वाले समय में और बढ़ेगी। चौथा, जो फसल का आंकलन था कि 17 लाख बोरी फसल होगी, तो 17 लाख बोरी फसल आ रही है, और उसके सामने 1 करोड़ 20 लाख बोरी की खपत है। तो इसमें नेगेटिव कोई भी चीज नहीं है दीपाली जी। ठीक है। अच्छा पुखराज जी, एक चीज बताइए, आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, जो हमने रिसेंटली रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आप क्योंकि बेटर समझते हैं तो प्लीज समझाइए। राजस्थान की अगर फॉर इंस्टेंस बात करें, ग्वारकम के लिए प्राइमरी प्रोडक्शन हब माना जाता है। रिपोर्ट्स बीच में ये थी कि एक्सपोर्ट इंक्वायरीज में डिक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से शायद लग रहा था कि उतना अच्छे एक्सपोर्ट डिमांड नहीं रहेगी। तो एक्सपोर्ट फ्रंट पर फिलहाल क्या स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए दीपाली जी, अविश्वसनीय रूप से इंक्रीज हुई है डिमांड, डिक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज हुई है। जो नवंबर में 27,000 टन गया था और दिसंबर में 35,000 टन गया है, यानी 8,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी ये दर्शाती है कि इसमें डिमांड बनी हुई है। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, इस समय भी ग्वारगम के जो पाउडर प्लांट है जो निर्यात करते हैं, वो अच्छी मात्रा में बाइंग के लिए खड़े हैं। हाँ, सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो बाइंग कर रहे हैं स्पॉट मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, इसकी फ्यूचर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। तो फ्यूचर मार्केट है वो बाजार का जो मिरर है स्पॉट का, उस मिरर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है अभी तक। बहुत संक्षेप में पुखराज जी, भाव कहाँ देख रहे हैं फिर यहाँ से? देखिए, इसके जो भाव होने चाहिए वो 5700 से 6000 के आसपास के भाव होने चाहिए। ये धीरे धीरे जैसे डिमांड आएगी बाजार अपने आप कवर हो जाएगा। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए ग्वारगम ग्वार सीड पर। अमित खरे बने हुए हैं, अनुज गुप्ता भी हैं। क्विकली अमित, ग्वार पैक में कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? जी, देखा जाए तो एक ट्रेडिंग रेंज में ही अभी मार्केट ग्वार सीड का दिखाई दे रहा है। मेरे को लगता है 5500 ऊपर में और नीचे में 5300, ये रेंज में बाजार कारोबार करता नजर आएगा। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन के आसपास अभी मार्केट ट्रैक कर रहा है। तो 5555 अभी भाव है, 5555 70 इसकी रेंज में कहीं पर भी बिकवाली कर सकते हैं। सॉरी, 5455 5470 की रेंज में कहीं पर भी बिकवाली कर सकते हैं। फरवरी वायदा ऊपर में 5527 26 का एक स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 5330 का टारगेट मेरे को लगता है जल्दी ग्वार सीड में दिखाई देगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ग्वार पैक पर। क्विकली अनुज, एक राय आपकी रुपये डॉलर इक्वेशन पर, रुपए पर राय क्या रहेगी, और डॉलर इंडेक्स पर भी? देखिए, जिससे डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, हमें लगता है कि रुपये में भी और गिरावट देखी जा सकती है। हमें लग रहा है कि जल्दी ही डॉलर इंडेक्स 111 112 तक के लेवल दिखा सकता है, और हमें लगता है कि रुपये में भी और डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। ओके,
चलिए, तो और डिप्रिसिएशन रुपए में देखने को मिल सकता है। 86.49 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अनुज और अमित आप दोनों का ही आने के लिए शो में और तमाम स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करने के लिए। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कमोडिटी राउंड अप में तो फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।